दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ अमीर घर में गरीब घर की बेटी सुखी नहीं रहती। विशाखा, तेरी चाची सास का बेटा रौनक कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि दीप्ति की शादी की उससे बात चलाऊं। तेरे ससुराल वाले ही जितने वो भी अमीर हैं, बहुत पैसा है उनके पास भी। हमारी दीप्ति भी तेरी तरह ही राज करेगी। अपने पापा की बात सुनकर विशाखा एक बार को तो सन्न पड़ गई। फिर से पापा वो ही कहानी क्यों दोहरा रहे हैं? पापा को कैसे समझाऊं कि अमीर और ऊंचे परिवार में शादी करने से ही लड़की सुखी नहीं रहती है। अमीर परिवारों में गरीब घर की लड़की कभी राज नहीं करती है, बल्कि वो नौकरानी बनकर ही रह जाती है, जहाँ रोज उसके स्वाभिमान को कुचला जाता है। विशाखा की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। वो कितनी खुश थी जब रोहन ने उसकी खूबसूरती देखकर शादी का प्रस्ताव भेजा था। दोनों एक रिश्तेदार की शादी में मिले थे। रोहन अमीर परिवार से था और विशाखा सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थी। पापा बैंक में छोटी नौकरी करते थे, वहीं रोहन के घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस था। मम्मी और पापा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उन इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। विशाखा भी अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी। उसकी सभी सहेलियों और बहनों में सबसे अमीर परिवार रोहन का था। एक दिन रोहन अपने मम्मी पापा को लेकर आने वाला था। परिवार में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां की गई थी। रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाए गए थे। विशाखा के घर के आगे एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी थी। मोहल्ले के बच्चों के लिए ये एक अचरज था। वो बार बार इतनी सुंदर कार को छूकर भाग रहे थे और ड्राइवर बच्चों को कार छूने से मना कर रहा था। आज विशाखा के मम्मी पापा की मोहल्ले में नाक ऊंची हो गई थी। रोहन तो विशाखा को पसंद करता ही था, पर उसके मम्मी पापा उसका घर देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि वो आलीशान नहीं था। उन्होंने रोहन को कोने में बुलाकर और समझाया कि ये घर और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, हमारे स्टेटस से जरा भी नहीं मिलती है। पर रोहन की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विशाखा के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब बात तो पक्की हो गई और उन्होंने सगाई करने का फैसला किया। उस रात उसके पापा के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखी थी। बेटी को बड़े घर में तो दे रहे हैं, पर उनके घर के हिसाब से अच्छा खर्च करना पड़ेगा। वो लोग तो कह गए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा थोड़े होता है। हमें भी तो अपनी नाक ऊंची रखनी है, वरना बाद में विशाखा को ताने देते रहेंगे कि मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। हम कर तो देंगे, पर फिर भी उन्हें कम ही लगेगा। हम उनके जितना तो नहीं कर पाएंगे। फिर अभी एक बेटी और है, सब कुछ एक पर लगा देंगे तो बाकी के लिए क्या रखेंगे? मम्मी ने भी समझाया। सगाई वाला दिन भी आ गया। विशाखा के लिए डायमंड के 4 सेट, 2 सोने के सेट, महंगी साड़ियाँ और साथ में अच्छे वाले सूट, ब्रांडेड मैचिंग पर्स, सूखे मेवे। राहुल के घर वाले काफ़ी कुछ अपनी होने वाली बहू के लिए लाए थे। विशाखा की ओर से रोहन को सोने की अंगूठी पहनाई गई और उसके घर वालों को कपड़े पहनाए गए। सगाई में इतना सुंदर, महंगा और ढेर सारा सामान देखकर विशाखा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। रोहन के साथ वो एक अच्छी जिंदगी जीने वाली थी, ये सोचकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सगाई से शादी के बीच 2 महीने का अंतराल था। रोहन बार बार विशाखा को मिलने के लिए बुलाता था और उसकी हर मुलाकात में प्यार के बाद नसीहत होती थी। विशाखा कितनी भी अच्छे से तैयार होकर जाती या कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लेती थी, रोहन कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देता था। लिपस्टिक का सेट सही नहीं है, इसके साथ हाई हील क्यों नहीं पहनी, ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा पुराना लग रहा है, अब तो तुम डायमंड पहनने की आदत डाल लो। विशाखा, तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें मेरे हिसाब से और मेरे घर के स्टेटस के हिसाब से रहना होगा। समाज में हमारा अच्छा खासा नाम तो है। विशाखा रोहन की हर बात में हाँ भरती थी, चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती थी, पर उसका मन छिन्न हो जाता था। अब शादी का समय नज़दीक आ रहा था। उसे शादी का लहंगा पसंद करने बुलाया। विशाखा ने एक लहंगा पसंद कर लिया, जो तो उसकी सास और नंद हंसने लगी। विशाखा, इतना हल्का और सस्ता लहंगा पसंद किया है, ये हम लोगों की तरफ से होगा, इसके पैसे तुम्हारे पापा को नहीं देने हैं।
अपनी सास की ये बात सुनकर विशाखा के चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसके पापा ने शादी में उसकी हैसियत से बढ़कर ही खर्च किया था, पर वो अपने से ऊंचे बेटी के ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाए। विशाखा ससुराल पहुंची, वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। शादी के बाद वो हनीमून के लिए विदेश गई। कभी वो फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी और विदेश घूमने चली गई। उसके मायके वाले यही मानकर चल रहे थे कि उसकी बड़ी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। हनीमून पर भी रोहन ने उसे कई बार तैयार होने के बाद झिड़का था। वो चाहता था कि वो उसके इशारों पर बस कठपुतली बनकर नाचती रहे। विशाखा को भी बुरा लगता है, इससे उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इससे रोहन को कोई मतलब नहीं था। उसने ससुराल में आकर सबको हर तरह से बहुत खुश रखने की कोशिश की, पर हर बात पर उसके मायके वालों को ताना दिया जाता था। एक दिन वो खाना बना रही थी तो उसकी सास ने टोक दिया, बहू अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। मेरे घर में घी और सूखे मेवों की कोई कमी नहीं है। सबको अच्छे से रोटी चुपोड़ कर दिया करो। और हाँ, यहाँ अधिक सब्जी घी में ही बनती है तो तुम ज़्यादा मत सोचा करो। कभी दूध दही पर टोक देती थी, ये क्या बहू, मेरे बेटे का ग्लास दूध से पूरा भरो। तुम्हारे मायके वालों की तरह कम दूध पीने की हमें आदत नहीं है। उसके मायके से त्योहार पर कोई भी मिठाई आती थी तो वो मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती थी। हमारे यहाँ पर इतनी हल्की मिठाई कोई नहीं खाता। और हाँ, ये तेरे मायके वाले हर त्योहार पर इतने हल्के कपड़े क्यों भेज देते हैं? हमें तो घर के नौकरों को देने में भी शर्म आती है। विशाखा हर बार अपमान के घूंट पी लेती थी और इन बातों पर रोहन की चुप्पी उसे और भी तोड़ देती थी। एक बार उसको सबके साथ शादी में जाना था तो उसने अपने मायके से मिली लाल साड़ी पहन ली तो उसकी सास गुस्सा हो गई। ये क्या गंवार साड़ी पहन ली? हमने इतनी महंगी साड़ियाँ दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? हमारे साथ जा रही हो तो हमारे जैसा ही पहनना होगा। वो कुछ कह नहीं पाती थी। अमीर लोगों की अमीरी देखकर अब उसे कोफ्त होने लगी थी। कई बार पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना और बेवजह तुलना करना ठीक तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके मायके में शादी थी तो उसने सास से पहनने के लिए गहने मांगे ताकि वो पहन सके, पर सास ने उसे केवल सोने का एक सेट दिया तो उसका चेहरा उतर गया। अब ऐसे क्या देख रही हो? अरे, डायमंड के सेट तो नहीं दूंगी। तेरे मायके में तो किसी के पास डायमंड की अंगूठी भी नहीं होगी। इतने महंगे डायमंड सेट देखकर तेरे मायके वालों का नियत खराब हो गई तो इसलिए तू सोने के ही गहने पहनना। विशाखा रोज रोज किसी ना किसी बात पर अपमानित होती थी। उसे लगता था कि रोहन शौकीन था, उसे मैं पसंद आ गई और मुझे लाकर उसने सोने के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती थी। अपने दुख को किसी को बता भी नहीं पाती थी। उसके मम्मी पापा अमीर घर में शादी करके खुश थे। उन्हें लगता था पैसा होगा तो उनकी बेटी सारे सुख खरीद लेगी, पर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे 2 साल निकल गए और उसको अब इन सब की आदत हो गई थी। उसकी छोटी बहन भी अब शादी के लायक हो गई थी। पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन भी उसकी तरह सोने के पिंजरे में बंद हो जाए। पापा, मैं शाम को घर आती हूँ, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम को सास ससुर क्लब हाउस गए थे और रोहन फैक्ट्री गया हुआ था तो वो भी मायके चली गई। उसे उसकी मम्मी ने गले लगा लिया और छोटी बहन दीप्ति भी आकर उससे लिपट गई। पापा, मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप दीप्ति की शादी मेरे देवर से मत कीजिए। चाची जी भी हमारी तरह ऊंचे खानदान की हैं। हाँ, ये तो अच्छा है, वो भी तो ऊंचे खानदान की हैं। दीप्ति भी तेरी तरह अपने घर में सुखी रहेगी। पापा, हर लड़की वालों की तरह भी आप अपनी बेटी की शादी अपने से ऊंचे और रईस खानदान में क्यों करना चाहते हो? जरूरी नहीं, जहाँ पैसे हो वहाँ आपकी बेटी को भी सुख मिलेगा। रिश्ते तो बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं। अमीर घरों में गरीब घर की बेटी सुखी नहीं रहती है। आप दीप्ति के लिए उसकी बराबरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए जिसे कोई बुरी लत ना हो।
जो हमारी दीप्ति से प्यार और सम्मान से रखे, जो दीप्ति की कद्र करे, जो भले ही ज़्यादा अमीर ना हो पर उतना तो कमाए कि उससे आपकी बेटी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बनी रह सके। पापा, बेटी को सुख पैसों से नहीं मिलता है, बेटी को सुख पति के प्यार से मिलता है, जो उसे वैसे ही स्वीकारे जैसे कि वो है, उसे बदलने की कोशिश ना करे। बेटी को उसके ससुराल में पूरा सम्मान मिले, बात बात पर उसके मायके वालों की गरीबी का ताना ना मिले। बेटी बड़े घर वालों के घर में ही नहीं, बड़े दिल वालों के घर में सुख रहती है। पैसे वालों की बेटी देने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए। बेटी तो खुद ही इतनी अनमोल होती है कि उसकी खुशियों को पैसे से कभी मत तोलिए। विशाखा की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि विशाखा फ़ोन पर हमेशा कहती थी कि वो बहुत सुखी है, और आज वो अपनी ही छोटी बहन की शादी अपने चचेरे देवर से नहीं कराना चाहती है। मम्मी, मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया, क्योंकि आपने इतने मन से मेरी शादी की थी। आपने मेरी शादी में लाखों रुपए कर्ज लिया था ताकि आप मेरे ससुराल वालों को खुश कर सके। पर ये पैसे वालों की भूख तो पैसे से भी नहीं मिटती है, और गरीब की बेटी का ये बड़ा मजाक बना देते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी छोटी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। इन 2 सालों में मैं ये समझ नहीं पाई कि अमीर पैसे वालों की बहू बनकर मुझे क्या मिला है। रोज ही तिरस्कार और उपेक्षित रही, मायके वालों के लिए ताने सुनती रही। मेरी हर बात को उन्होंने पैसों से तौला। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस घर की बहू हूँ। असली सुख महंगी गाड़ियों, डायमंड के जेवर या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं मिलती है। उसने अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा और बहन को बताई तो सबकी आंखें भर आई थी। आखिर उनकी बेटी को क्या क्या ना सहना पड़ा। सब मेरी ही गलती थी। मैंने सोचा था मेरी बेटी उन पैसे वालों के घर में राज करेगी, पर उन्होंने तो मेरी बेटी को जरा भी इज्जत और प्यार ना दिया। 2 साल में ये ना जाने क्या क्या सहती रही और हमें दुख ना पहुँचे इसलिए कुछ बताया भी नहीं। विशाखा के पापा ने खुद को कोसा। विशाखा सिसकते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, जो मेरे साथ हुआ वो हो गया, पर आप दीप्ति की शादी अपने ही बराबरी वाले घर में करना। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर लड़का अच्छा कमाऊ और संस्कारवान हो तो गरीब घर में भी शादी करने से हिचकिचाना मत। कम से कम वह अपनी दीप्ति को प्यार और सम्मान मिलेगा। पैसे वाले अपने से छोटे घर से आई लड़की को पैरों तले दबा कर रखते हैं, और गरीब लोग अपने से बड़े घर की लड़की को सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि दीप्ति अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है। 1-2 साल का समय लीजिए, ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर ये अपने लायक अपनी बराबरी का लड़का ढूंढ लेगी तो और भी ज़्यादा सुखी रहेगी। विशाखा के मम्मी पापा को उसकी बात जच गई और उन्होंने फिलहाल दीप्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समय देना का फैसला किया। आज विशाखा जब मायके से रवाना हुई तो उसका दिल हल्का हो गया था। 2 सालों का बोझ जो मन पर था वो उतर गया था। सिर्फ ऊंचे अमीर घर में शादी करने से लड़की को संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते हैं। लड़की की शादी बराबर वालों में ही करनी चाहिए ताकि माँ बाप पर ज़्यादा देने का बोझ भी नहीं बढ़े और उसकी लड़की भी सुखी रहे। इस समस्या का सबसे बड़ा हल तो यही है कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो वो खुद अपने लायक लड़का ढूंढ लेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।